नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 23 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, अगर आप द हिंदू खोलोगे या कोई भी अखबार खोलोगे तो सबसे ऊपर यही आपको हेडलाइन नजर आ रही होगी कि जो लखनऊ है उसकी एक बिल्डिंग है उसमें आग लगी, जिसकी वजह से जो 15 स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली स्टूडेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, वहां पर हमें नजर आ रहा है 15 लोगों की जान गई और उनमें से ज्यादातर जो थे वह स्टूडेंट थे। यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट है वो हमें हजरतगंज गंज जो लखनऊ के अंदर एक प्रकार से कमर्शियल बिल्डिंग है उसके अंदर ये फायर देखने को मिलता है। अब इस फायर के अंदर बेसिकली हमें ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी प्रकार के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उनका पालन नहीं किया गया था। इसी के साथ साथ वहां बिल्डिंग के अंदर किसी भी प्रकार का इवैक्यूएशन सिस्टम भी नहीं था और यहाँ पर हमें नजर आता है कि डिजास्टर का जो प्रिपेयर्डनेस था उस बिल्डिंग के अंदर हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। साथियों, यह जो पूरी बिल्डिंग थी वह एक प्रकार से कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसके अंदर बहुत सारे कोचिंग सेंटर चल रहे थे, ऑफिसेस चल रहे थे और इसी के साथ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर देखने को मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यूज़ क्या है, लखनऊ के हजरतगंज के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर अभी तक 15 लोगों के जान जाने की खबर आई है और बहुत सारे लोग हैं सीवियरली यानी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि मृतकों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो समय पर वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद से वहां पर क्या किया गया, इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैरी किया गया और इसी के साथ साथ हमें नजर आता है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और फायर सर्विस जो डिपार्टमेंट है सभी वहां पर पहुंच गए हैं। अब ये जो आग क्यों लगी, कैसे लगी और क्या इसके अंदर बेसिकली कारण रहे, इस सभी की जांच के लिए जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है यानी यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी निर्माण कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस तरह के जो फायर इंसिडेंट हैं वो क्या है, इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या है, आम बात हमें नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों है, हमें नजर आता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स हमें बड़े पैमाने पर नजर आते हैं, स्पेसिफिकली अर्बन एरिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर पहला कारण हमें नजर आ रहा है कि पुअर फायर सेफ्टी कंपाइलेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब भी अर्बन प्लानिंग की जाती है, घर बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस स्थान पे क्या है भागा जाए या फिर किस स्थान से हमें निकाला जाए या फिर एक प्रकार से सीढ़ियां कितनी चौड़ी होनी चाहिए और वहां पर आसपास क्या है फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं या नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर आसपास जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो नहीं लगाए जाते। इसी के साथ साथ जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकल्स होते हैं वह सिस्टम भी नहीं लगाए जाते और इसी के साथ जो इमरजेंसी एग्जिट होता है उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा नैरो होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये कुछ पहला हमें प्रमुख कारण नज़र आता है। दूसरा क्या है, और भी कारण है, जैसे कि हमारे पास फायर अलार्म भी नहीं मिलते हैं कई बिल्डिंग्स के अंदर, जो स्पेसिफिकली यहाँ बात हो रही है कमर्शियल बिल्डिंग्स की। इसी के साथ साथ दूसरा प्रमुख कारण हमें नजर आता है कि इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट, ये दूसरा प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये प्रमुख रूप से ओवर हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके अंदर ओवर हीटिंग के अंदर की वजह से बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होती हैं उनके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है और वो ओवर हीट हो जाती हैं और उससे ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इलीगल पावर जो कनेक्शन है ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो इलीगल पावर कनेक्शन है वो आमतौर पर सेफ्टी का ध्यान रख के नहीं कनेक्ट किए जाते, तो कई बार ऐसी घटनाएं होने की संभावना बन जाती है। तीसरा हमें नजर आता है कि इनएडुकेट
इवैक्यूएशन प्लानिंग, यानी अगर कोई ऐसी घटना घटती भी है तो उसको किस प्रकार से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, इस प्रकार का भी कोई सिस्टम नहीं होता। जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं। इसी के साथ फायर ड्रिल भी नहीं किया जाता, ठीक है। और इसी के साथ जो अवेयरनेस है लोगों में वो भी पुअर है। इसी के साथ हमें चौथे नंबर पर देखने को मिलता है वोलेशन ऑफ बिल्डिंग नॉर्म। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो नेशनल बिल्डिंग कोड यानी एनबीसी 2016 को यहाँ पर पहले से ही पारित किया गया है, जिसमें ये बोला जाता है कि हमें अपना जो बिल्डिंग है वो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करना चाहिए बनाने के लिए। इसी के साथ साथ फायर जो एग्जिट होता है उसको मैंडेटरी रूप में बनाना चाहिए। इसी के साथ इवैक्यूएशन का जो प्लानिंग है वो भी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि फायर डिटेक्शन और जो सप्रेशन सिस्टम है वो भी हर एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली इस एक्ट के माध्यम से बताई जाती हैं। अब यही चीज़ हमें क्या है, कमी नज़र आती है। क्या कमी नज़र आ रही है कि हम ये जितने भी रूल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, वॉयलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही अनऑथराइज्ड है, और ऑथराइज्ड है भी तो क्या है, स्पेसिफिक स्पेस नहीं दिया गया है, कन्वीनियंट स्पेस नहीं दिया गया है कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर, जो बेसिकली सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो कि ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ये एक एजेंसी है, ठीक है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पर आती है। उसके द्वारा एक क्या है, गाइडलाइन दी गई है। क्या गाइडलाइन दी है कि फायर प्रिवेंशन के लिए, फिर उसके बाद अर्बन फायर रिस्क रिडक्शन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए क्या है, कुछ नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों का पालन हमें होता हुआ नजर नहीं आता है। तो आपने यहाँ पर एक एक्ट देख लिया। अब यहाँ पर दूसरा कानून देखिए जो कि बात करता है आर्टिकल 21, जो कि है लाइफ राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये जो आर्टिकल 21 है बात करता है कि जो हमारी खुद की लाइफ है वह एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके साथ समझौता, इसका मतलब फंडामेंटल राइट के साथ यहाँ पर समझौता हमें नजर आता है। इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जिसके अंदर ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोविजंस नजर आए हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम अपना जो फायर सेफ्टी है उसको एक प्रकार से इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसी के साथ स्टेट फायर सर्विस एक्ट भी हमें नजर आता है। हर एक स्टेट के अंदर अपने अलग अलग एक्ट होते हैं। इसी के साथ साथ हमें नजर आता है कि फायर एक्सीडेंट इन इंडिया, बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि एनसीआरबी बेसिकली क्या करती है, इस प्रकार से बहुत सारे डाटा को रिलीज करती है कि जो बेसिकली इंसिडेंट हुए, कहाँ पर हुए, कब हुए, और इसी के साथ कितनी संख्या में हुए, और इसके बेसिक कॉजेज क्या रहे, ठीक है। और उन कॉजेज में हमें सबसे पहले नजर आता है कि यहाँ पर अर्बन फायर वल्नरेबिलिटी हमें नजर आ रही है। दूसरा क्या है, फायर सर्विस चैलेंज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो अर्बन फायर वल्नरेबिलिटी ये है कि जो कोचिंग सेंटर है, हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट है, इन सभी के अंदर जो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर है यानी स्प्रिंकल है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकल्स होते हैं जिससे आग जल्दी से बुझ जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर ये बेसिकली एनसीआरबी हमारी कह रही है, जो बेसिकली विभिन्न प्रकार के डाटा को पब्लिश करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एनसीआरबी ने ये भी बताया कि फायर सर्विस चैलेंजेस भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास फायर स्टेशन की शॉर्टेज है, दूसरा मॉडर्न इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, इसी के साथ ट्रेंड पर्सनल हमारे पास नहीं है, इसी के साथ साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो टीम है उसके अंदर भी हमें बहुत बड़े पैमाने पर डिले नज़र आता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फायर डिजास्टर दिल्ली के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर बेसिकली हमें कहाँ कहाँ बड़े पैमाने पर नजर आए हैं। तो सबसे पहले 1997 का इंसिडेंट है, जहां पर क्या है 59 लोगों की जान गई थी एक सिनेमा हॉल के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2011 के अंदर AMRI हॉस्पिटल है, वहां पर हुआ था।
इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है सूरत के अंदर एक कोचिंग सेंटर है 2019 में, वहाँ 22 स्टूडेंट की जान गई थी। और राजकोट गेमिंग जोन 2024 में यहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी। और इसी कड़ी में अभी हाल फिलहाल की ही बात है कि अभी क्या है, हमें दिल्ली के अंदर भी एक प्रकार से फायर देखने को मिला। ठीक है, दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर हमें राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अलावा यहाँ पर आगरा के अंदर, ये कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पे अभी अभी क्या है लेटेस्ट इंसिडेंट हुए हैं। ये तो कुछ पुराने इंसिडेंट थे जो कि यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि लखनऊ जो अभी फायर केस हुआ उसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आई। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात क्या नजर आई यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा कानून है उसका इन्फोर्समेंट है वो वीक तरीके से किया गया, कानूनों का पालन नहीं किया गया। इसी के साथ तीसरी बात नजर आती है कि अर्बन इमरजेंसी रिस्पांस गैप हमें नजर आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारे रोड है वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कमी नजर आ रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इन सब चीज़ों को हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो वे फॉरवर्ड के रूप में कि अपने जो फायर सेफ्टी बेसिकली मैकेनिज्म है उसका ऑडिट करने की बार बार ज़रूरत है। ठीक है, जब तक हम क्या बोलते हैं इसका ऑडिट यानी जांच नहीं करेंगे समय दर समय इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। दूसरी बात क्या है, सेफर बिल्डिंग डिजाइन, यानी जो बिल्डिंग का डिजाइन है उसको भी सेफ तरीके से बनाना चाहिए। जो स्ट्रीट्स है और स्पेसिफिकली यहाँ पर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, उनको क्या है ब्रॉडर बनाना चाहिए ताकि इमरजेंसी इवैक्यूएशन आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट डिटेक्शन सिस्टम, फायर रेजिस्टेंस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और भी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, बाकी जगह के अंदर, उसको भी यूज करना चाहिए। जैसे कि समय दर समय क्या है कि जो ड्रिल है यानी फायर ड्रिल है उसको क्या है कंपलसरी करना चाहिए। ठीक है, और जब तक हम क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर फायर ड्रिल को कंपलसरी नहीं करेंगे क्या है तब तक उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन करना चाहिए ताकि एआई बेस्ड जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जा सके, रियल टाइम इमरजेंसी अलर्ट भेजा जा सके और जीआईएस इनेबल फायर रिस्पॉन्स टीम को यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो कि हमें इस पूरे के पूरे फायर इंसिडेंट के अंदर नजर आता है। आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है। बेसिकली ये पूरा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंटेंट तैयार किया गया है। इसी आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा आर्टिकल अभी जो आपने पढ़ा उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 1, और फिर इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं इसका आंसर, क्या आंसर हो सकता है। दूसरा हम यहाँ पर अपना प्रमुख आर्टिकल देख रहे हैं, कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोअर टू 0.5% इन मई 2026, यानी मई 2026 के अंदर जो हमारा कोर सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आई और ये ग्रोथ है लगभग 0.5% स्लो हमें नज़र आ रही है। अब इसका मतलब क्या है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये बेसिकली आखिरकार है क्या, आइए डिटेल में सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ें नज़र ही आ गई कि ये बेसिकली क्या है, हमारा जो इंडस्ट्री है उसके अंदर शार्पली डिक्लाइन नज़र आ रहा है 0.5% का, स्पेसिफिकली यहाँ पर मई के महीने में। ध्यान रखिएगा हर महीने ये डाटा रिलीज होता है, इस वजह से यहाँ पर आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके भी बस इतना ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये 21 मंथ बाद यानी 21 महीने में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ हमारा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
इसी के साथ हमें यहाँ पर नजर आता है 5 आउट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ, यानी हमें लगभग 5 जो कोर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ नजर आ रही है। इसी के साथ साथ इसका प्रमुख रूप से कारण क्या है, तो हमें वेस्ट एशिया इसका प्रमुख रूप से कारण नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा एनर्जी और सप्लाई चेन है वो सारी की सारी बाधित हो गई है, जिसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। अब रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रोथ करेंगी कैसे। इसी के साथ अब हम यहाँ पर आर्टिकल बात कर लिया कि बेसिकली था क्या ये पूरा का पूरा न्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट की, जो बेसिकली क्या है एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा सकते हैं। तो क्या है पहला कि ये कोर सेक्टर आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली कोर सेक्टर हम ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर को बोलते हैं, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, फर्म को बोलते हैं, जो कि क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन समझी जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, बैकबोन इस वजह से बोला जाता है कि ये बेसिकली क्या है लगभग 40.27% का वेटेज रखती हैं पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर। और यहाँ पर हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के माध्यम से भी ये एक प्रकार से विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोर इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन हो, उसके माध्यम से ही हमारी बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह चलती हों। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये कोर 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप इसको रट लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं कौन कौन सी नहीं है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो पहला ध्यान रखना है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट और स्टील। ये कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पूरा डाटा है आप इतना ज्यादा ध्यान ना दे तो इसके ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस मेन फोकस करना है, क्योंकि अगले महीने देखोगे तो अगले महीने फिर नया डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना रटने वाला काम अपने आप को नहीं करना है, बस अपने को ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती। तो 8 चीजें मैंने बता दी हैं कि ये चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, जिसका बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में 4.6%। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं। ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पर चीजों को रिपीटेड वे में अभी आएंगी तो इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का जो कंटेंट है ये अभी दोबारा सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बेसिकली अभी के टाइम पे जो अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ये 8 कोर इंडस्ट्री है, इसके अंदर स्लोअर डाउन हमें देखने को मिलता है। तो ये स्लो डाउन आखिरकार आया क्यों? तो पहला कारण हमें नजर आया वेस्ट एशिया का क्राइसिस। हमने देखा स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, वहां से हम बेसिकली क्या है अपने क्रूड ऑयल के मंगाते थे। क्रूड ऑयल के अलावा बेसिकली हम अपने जो एलपीजी है, एलएनजी है, उन सभी को, नेचुरल गैस है, उनको मंगाते थे। अब और इसी के साथ फर्टिलाइजर्स हम यहाँ पर का रॉ मटेरियल मंगाते थे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीजें बंद हो गई, जिसकी वजह से हमें ये पूरा डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसी के साथ दूसरा प्रमुख कारण नजर आ रहा है ग्लोबल कोमोडिटी स्लो डाउन। अब नॉर्मल सी बात है, वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर ग्लोबल लेवल पे जो बहुत सारी चीजें हैं उसके प्रोडक्शन में की जो गति है वो धीमी हो गई। और नॉर्मल सी बात है, ग्लोबल लेवल पे जब प्रोडक्शन का लेवल नीचे होगा तो क्या है एक प्रकार से इंटरनेशनल डिमांड किसी भी वस्तु की, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की, वो क्या है बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या है सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई अगर घटेगी डिमांड बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है प्राइस भी क्या है बढ़ जाएगा। ये इकोनॉमी का बेसिक नियम आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसी चीज का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस है वो भी क्या होता है बढ़ जाता है। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब बेसिकली सप्लाई घट जाती है किसी चीज की, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या होता है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें इकोनॉमी के कुछ की कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल कमोडिटी स्लो डाउन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन हमें नजर आ रही है।
कि सप्लाई कम है तो अब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा डिमांड इसकी ज़्यादा हो रही है तो प्राइस इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो इंडिया के अंदर उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और नॉर्मल सी बात है, कोर इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, फिर नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं। इसी के साथ हमें तीसरा कारण नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो स्लोअर डाउन हो रहा है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें नजर आ रहा है चौथा प्रमुख कारण सीजनल फैक्टर का, ठीक है। सीजनल फैक्टर कैसे, कि अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि मॉनसून के अंदर डिस्टरबेंस नजर आ रही है, ठीक है। जो एल नीनो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब एल नीनो लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग और हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ने की वजह से लगातार क्या है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सब में कमी आ रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर कमी आने की वजह से जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या है, डिस्टर्ब हो रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ये भी कुछ क्या है, सीजनल बेसिकली फैक्टर यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। लोअर, और दूसरा यहाँ पर एक तो मैंने इसका एग्रीकल्चर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे जैसे क्या है, अल नीना लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, वार्मिंग बढ़ रही है, तो जो माइनिंग है उसके अंदर में भी गिरावट नजर आ रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जब माइनिंग के अंदर यानी कोयले के खनन के अंदर, सोने के खनन के अंदर, आयरन ओर के खनन के अंदर कमी आएगी, माइनिंग के अंदर कमी आएगी, तो बेसिकली इकोनॉमी भी और एट कोर इंडस्ट्री भी नीचे की तरफ जाएगी। ये इसका बेसिक फैक्टर यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर की बात करी कि यहाँ पर स्लो डाउन क्यों नजर आ रहा है डिटेल में, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री आखिरकार है क्या। नॉर्मल सी बात है, इंडेक्स है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये बेसिकली बताएगा कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना ग्रोथ नहीं हो रहा, और उसके बाद क्या है, अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक काम यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो एजेंसी है और कार्य है ये हमें डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अंतर्गत ये काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब जब ये पूरा ये आंकड़ा डिजाइन करता है, बनाता है, तो बेसिकली क्या है, बेस ईयर का यूज किया जाता है 2011-12 का, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2011-12 का यहाँ बेस ईयर अभी यूज किया जा रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ये कोर सेक्टर की, यानी इतने सारी चीजें हैं, लोहा हो गया, कपास हो गया, इसी के साथ साथ केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इसी के साथ साथ एरोस्पेस हो गया, बाकी बहुत सारे सेक्टर हैं, ठीक है। ये नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट के अलावा, ठीक है। लेकिन हम इसी को कोर इंडस्ट्री क्यों कह रहे हैं, बाकियों को, जैसे कि कपास को, कपास के अलावा हम नारियल भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करते हैं, राइस भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टेक्सटाइल को भी, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडिया का बेसिकली सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला इंडस्ट्री हमें यहाँ पर नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोर इंडस्ट्री में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो अब बात समझिए, यहाँ पर कोर इंडस्ट्री में हम ऐसे ही इंडस्ट्री को शामिल करते हैं जिसके पोटेंशियल या फिर जो क्या है बाकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किसके आधार पर चल पाएगी, जब तक हम बेसिकली फर्टिलाइजर नहीं प्रोवाइड करेंगे खेतों के अंदर कपास डेवलप करने के लिए, जब तक हम बेसिकली क्या है नेचुरल गैस प्रोवाइड नहीं कराएंगे या फिर ऑयल प्रोवाइड नहीं कराएंगे जिसके माध्यम से हमारी जो मशीनें हैं वो चल रही हैं। और बेसिकली ये क्या कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली बाकी इंडस्ट्रीज को क्या कर रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और क्या इंपॉर्टेंस है आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस नजर आता है कि ये एक प्रकार से इकोनॉमिक इंडिकेटर होती है, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर होती है, क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया कि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इससे एसोसिएटेड होती हैं। और मान लो
इस एरिया के अंदर कोई डिस्टरबेंस आया तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी गड़बड़ नजर आएगी। दूसरा हमें नजर आता है कि इन्वेस्टमेंट सिग्नल ये प्रोवाइड कराती है, यानी जिस देश के अंदर ज्यादा कोर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है उस देश के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा होता है कोर इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट कि भाई उस देश की जो जीडीपी है, उस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिजनेस है वो बाकी क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट के सिग्नल के रूप में भी ये कोर इंडस्ट्रीज काम करती हैं। तीसरे हमें नजर आते हैं जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ क्या है, बेसिकली अभी मैंने बोल ही दिया था कि जितना ज्यादा कोर इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। इसी के साथ अब आइए देखिए कुछ की फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा सकते हैं, तो ये की फैक्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट ड्रिलर है, उनको आप एकदम ध्यान रखो। तो पहला फैक्ट क्या कह रहा है कि भाई इंडिया एनर्जी के संदर्भ में अपना 85 जो परसेंट जो ऑयल है वो बाहर देशों से मंगाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रूड ऑयल है वो हम 85% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, नेचुरल गैस हम 50% क्या है, बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं। इसी के साथ पावर सेक्टर को अगर इंडिया के देखें तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अपने आप को कोल सेक्टर के अंदर देखें तो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल के। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो कोल बेसिकली डेवलप किया जाता है उसमें हम 55% कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर करते हैं। इसी के साथ स्टील के अंदर अपनी स्थिति देखें तो 2nd लार्जेस्ट वर्ल्ड का प्रोड्यूसर यहाँ पर नजर आता है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इसके अंदर भी 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर यहाँ पर स्टेट नजर आता है इंडिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर की चैलेंजेस हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन कोर इंडस्ट्रीज के सामने। ठीक है, ऊपर हमने कुछ की फैक्ट थे वो डिटेल में देख लिया है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ की चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला क्या है, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, हम बहुत सारे देशों से बहुत कुछ मंगाते हैं, इस वजह से इस तरह की बातें होना आम है। इसी के साथ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक और एनर्जी ट्रांजिशन, ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक। बोटलनेक का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी बोतल होती है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। अगर आपने ढक्कन लगा दिया तो उसके अंदर का जो पानी है या जो भी है उसके अंदर वो नहीं निकलेगा। उसी सेम तरह क्या होता है यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है। वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल है प्रोड्यूसिंग कंट्री कुछ गिनी चुनी ही है। अब वो क्या करती है, अपना जो ऑयल का सप्लाई है वो कुछ समय के लिए रोक देती हैं। ठीक है, यानी अपने ढक्कन को बंद कर देती हैं और इसी वजह से बहुत लार्जर लेवल पर क्या होता है, उसके प्राइस हाइक देखने को मिलते हैं या फिर और अन्य जो कंट्री के लिए सप्लाई चेन के अंदर दिक्कत हमें नजर आती है। तो इसी चीज को बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक प्रॉब्लम। ठीक है, इसी के साथ साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव भी चल रहे हैं ताकि हम अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सके। वो क्या क्या चीजें हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भारतमाला परियोजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, ये हमने टारगेट ले रखे हैं, कुछ मिशन चला रखे हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन जो कि है क्वेश्चन से संबंधित। ये पूरा पूरा आर्टिकल जो आपने अभी देखा उसी से संबंधित क्या है, ये एक क्वेश्चन है। मैंने आपको याद करने को इसी वजह से अच्छे से बोला था कि यहाँ पर क्या है, कोर इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोल, फर्टिलाइजर, स्टील, टेक्सटाइल और यहाँ पर क्या है सीमेंट, ये सारी के सारे क्या है कोर इंडस्ट्रीज के अंदर शामिल होती हैं या नहीं होती, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर ये अपना 2nd है शायद। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 2nd है और आर्टिकल नंबर 2nd डाल के उसका जो आंसर है, ठीक है, ABCD जो भी इसका आंसर आपको लग रहा हो उस प्रकार से मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है।
तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो तीसरा आर्टिकल है वो हमें नजर आ रहा है तमिलनाडु से। बेसिकली अभी तमिलनाडु में क्या हुआ, एक लार्जर लेवल पर जो अमोनिया गैस है उसका लीकेज हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से अभी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो सेफ्टी और स्क्रूटनी है उन सभी के ऊपर एक प्रकार से डिबेट छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट है क्या। तो तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक इंडस्ट्री थी जो कि बेसिकली सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर काम किया करती थी। अब सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप सभी जानते ही होंगे कि जो सी फूड होता है उसको लगातार क्या है, एक प्रकार से ठंडा करके रखने की ज़रूरत होती है। और ठंडा करके रखने के लिए बहुत सारी गैसेस का यूज़ किया जाता है और उसी गैसेस में से एक गैस है अमोनिया। अब अमोनिया गैस क्या है, ठंडा करने के लिए ये बेसिकली काम करती है। और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये लीक हो गया, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर जो बेसिकली वर्कर थे वो हमें माइग्रेंट के रूप में नज़र आते हैं। ठीक है, अदर स्टेट से आए हुए थे। तो इस तरह से हमें ये नजर आता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया जा रहा, वो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसी के साथ हैजार्डस केमिकल का जो मैनेजमेंट है सही ढंग से नहीं किया जा रहा, ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। फैक्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन की कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं नजर आ रही है, सही से इंस्पेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जो एनवायरमेंट के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनका सही तरीके से एनफोर्समेंट और जो पालन है वो नहीं किया जा रहा। ये हमें इस पूरे इंसिडेंट से नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट था तमिलनाडु के अंदर और यहाँ पर जो केमिकल रिलीज हुआ है वो अमोनिया है। ठीक है, इसको अनहाइड्रोस अमोनिया बोला जाता है, लेकिन साधारण तौर पर अमोनिया हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो वुमेन वर्कर हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और दर्जन से भी जो ज़्यादा लोग हैं उनको के अभी हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये अमोनिया आखिरकार है क्या। तो एक प्रकार से आप देख सकते हो इसका केमिकल फॉर्मूला NH3। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ से प्रश्न बन गया कि अमोनिया क्या है, किन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक क्या है नाइट्रोजन का एक एलिमेंट और दूसरी तरफ क्या है हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट को। ठीक है, हाइड्रोजन के अगर हम 3 एलिमेंट को मिला दें तो वो क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि ये जो अमोनिया है इसकी खास बात है क्या। सबसे पहले खास बात नजर आती है कि इसका कोई कलर नहीं होता। अब नॉर्मल सी बात है, कलर नहीं है तो लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आसपास कोई गैस लीक हो रही है। दूसरा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं पंजेंट ऑर्डर यहाँ पर टाइप में इसका होता है। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर का मतलब होता है एक प्रकार से बदबू, और यहाँ पर पंजेंट का मतलब होता है सड़ी गली कोई चीज। तो ऐसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी बदबू होती है, एकदम सड़ी गली जैसी कोई चीज होती है ना, वैसी इसकी बदबू यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये वाटर के साथ क्या है मिक्स हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो हवा होती है उससे भी ज्यादा लाइटर होती है। ठीक है, और लाइटर है लेकिन बेसिकली बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक भी हमें यहाँ पर इस प्रकार से नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो कि ये जो गैस है कितनी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कि इसका कोई कलर ही नहीं है, कलर नहीं है तो कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, इसका जो ऑर्डर है बदबू है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो पता ही नहीं चलेगा, और इसी के साथ लाइटर है एयर से भी और टॉक्सिक है अब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है अमोनिया के। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अमोनिया का यूज कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला यूज आप देख सकते हो फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। दूसरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, जैसे अभी आप यहाँ पर आर्टिकल ही देख रहे हो कि जो श्रिम्प फैक्ट्री होती है, या फिर यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है
सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट या जहाँ जहाँ भी कोई चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई और भी चीज़ है, उसको अगर ठंडा करने की बात आती है तो यहाँ पर अमोनिया का यूज़ होता है। इसी के साथ आमतौर पर जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी यूज़ होता है। इसी के साथ सी फूड और जो कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। इसी के साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ बनाने में भी इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो अमोनिया है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है क्यों। तो हमने बेसिकली यहाँ पर बात कर ली कि ये अमोनिया का फुल फॉर्म क्या है, अमोनिया बेसिकली इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसका बेसिकली यूज़ क्या है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है। तो पहला इसका रीज़न नज़र आता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है। ठीक है, कैसे है हैज़ार्डस है कि इसकी वजह से आई का इरिटेशन होने लग जाता है, नोज के ऊपर और जो थ्रोट होता है, गला होता है, उसके ऊपर इरिटेशन होने लग जाती है, ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में। और कई बार क्या होता है लंग जो होते हैं वो भी क्या है डैमेज हो जाते हैं, फेफड़ों के ऊपर डैमेज हमें नजर आता है। और इसी के साथ साथ पल्मोनरी यहाँ पर अडेमा यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो अमोनिया का फ्लूइड है वो बेसिकली क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग में एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है वो लंग को पूरा का पूरा फेल कर देता है। और कई कंडीशन में हमें क्या है बहुत क्या बोलते हैं हाई लेवल पर डेथ भी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार से सिचुएशन देख सकते हो। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की। तो सबसे पहले क्या नजर आता है, दूसरे नंबर पे था एनवायरमेंट इम्पैक्ट। अब इसके अंदर हमें नजर आता है कि एयर पॉल्यूशन और एयर को पोल्यूट करता है, जो सॉइल होता है उसको कंटेमिनेट कर सकता है, वाटर पोल्यूशन, और जो हमारा आसपास का वेजिटेशन है उन सभी को ये क्या करता है डैमेज कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। तो हमारे पास क्या है कोई इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारे सामने एक स्पेसिफिक प्रश्न यहाँ पर नजर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास क्या है मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989 देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिकली क्या है एक एक्ट है जिसके माध्यम से जो हैजार्डस केमिकल्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दूसरा हमें एक्ट नजर आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसी के साथ केमिकल एक्सीडेंट एनर्जी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल 1996 हमें नजर आता है, जो कि बेसिकली बात करता है कि वन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, यानी अगर कहीं पे हैजार्डस केमिकल रिलीज हो गया है तो वहां पर किस प्रकार से रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसका मेंशन हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली बात करें, क्या इस प्रकार के इंसिडेंट पहले नहीं हुए हैं गैस लीक के, तो हमें सबसे बड़ा गैस लीक इंडिया के अंदर आज तक याद किया जाता है, वो क्या है भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, इसके अंदर आप कौन सी गैस रिलीज हुई थी बस इसको यहां पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ये आपका गैस नजर आता है जो कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी के अंदर हमें नजर आती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है विशाखापत्तनम एलजी पॉलीमर गैस लीक 2020 के अंदर। इसी के साथ गेल पाइपलाइन एक्सप्लोजन 2014 के अंदर, एन्नोर अमोनिया लीक 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो आर्टिकल था उसको डिटेल में देख लिया है। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, उससे को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैजार्डस इंडस्ट्रीज होती क्या है, तो हैजार्डस इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर क्या है खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर हैजार्डस केमिकल के थ्रू जो अपना मैकेनिज्म है उनको ऑपरेट किया जाता है, उसको हम ऐसी फैक्ट्रियों को या फिर ऐसे यूनिट को हम हैजार्डस इंडस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, अब
ये जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये आपको कुछ की एजेंसी यहाँ पर इंडिया के अंदर नजर आती हैं, ठीक है। जैसे कि डीजी, FASLI, इसी के साथ डिश, इसी के साथ CPCB और यहाँ पर SPCB। यहाँ पर CPCB बेसिकली सेंटर की एजेंसी है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, और यहाँ पर स्टेट पोल्यूशन क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर हमें नजर आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जो कि आप देख रहे हो कि ये जो ट्रेजेडी हो रही हैं उनके बेसिकली क्या की हाईलाइट है। हाईलाइट ये है कि जो हमारे सेफ्टी नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा, इसी के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो फेलियर नज़र आ रहा है, वर्कर्स का जो सेफ्टी कंसर्न है उसके ऊपर किसी भी प्रकार सा कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है, यानी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एजिंग इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर कमी होने की वजह से भी इस प्रकार के इंडस्ट्रियल हैजार्डस गैस लीक हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड के रूप में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा जो सेफ्टी ऑडिट है यानी उसकी जांच है वो लगातार होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो या फिर अदर एजेंसी हो जिसके माध्यम से यहाँ पर ऑडिट किया जाना चाहिए इन सभी यूनिट का समय दर समय। इसी के साथ स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए, वर्कर कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहिए। आज हमारे पास जितने भी लॉज हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं करते या सही से डिफाइन नहीं करते कि इस प्रकार के इंसिडेंट में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, तो आप देख सकते हो मैनेजर इसके अंदर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसको बेसिक काम क्या है, मैनेज करना। लेकिन मैनेज करने के लिए जो फैक्ट्री का ओनर है वही तो पैसे देगा, अगर वही पैसे नहीं देगा या फैक्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपग्रेड नहीं करवाएगा, वर्कर की जो एक प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग है या फिर उनका एक प्रकार से सेफ्टी मैकेनिज्म है वो तैयार नहीं करवाएगा, तो वहां पर जो मैनेजर है वो क्या ही कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी ही फिक्स नहीं है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है कभी मैनेजर को गिरफ्तार कर लेते हैं या फिर वहां पर काम करने वाले जो अदर वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि जो असल कारण है फैक्ट्री ओनर्स उनको किसी भी प्रकार का क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी के साथ क्रिमिनल जो लायबिलिटी है वो बेसिकली क्या है हमें इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा सिस्टम देख लिया। अब ये जो हमने पूरा आर्टिकल देखा उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना आर्टिकल नंबर 3 है और उसके बाद इसका जो भी आंसर होगा ABCD इसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 3 आंसर नंबर दिस, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको कुछ मेंशन करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथियों ये अपना लास्ट आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल में बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये बेसिकली क्या है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम अब सुचारू रूप से चलने लग गया है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करके जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 499 में। इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो पहले की जितनी भी वीडियोज हैं और जितनी भी PDF है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, आने वाला जितना भी बेसिक PDF है वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब क्या क्या मिलता रहेगा तो आप देख सकते हो, अभी जो आपने PDF देखा डेली बेस पर वो करंट अफेयर PDF आपको मिलेगा, वीकली बेस पर PDF को कंपाइल करके आपको मिलेगा, मंथली बेस पर जो मैगजीन फॉर्म में PDF है वो आपको मिलेगी। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर जो बुकलेट PDF है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 499 के एक ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप यहाँ पर 8076586432 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों वापस लौटते हैं अपने यहाँ पर आर्टिकल की तरफ, ठीक है। ये लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली अभी 16 ऐसे क्या है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, फिक्स जो ड्रग्स हैं उनको अभी बैन किया गया है। अब यहाँ पर पहले चीज समझिए कि ये जो FDC है वो होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए एक आदमी को यहाँ पर क्या है बुखार है, ठीक है, और उसी आदमी को क्या है साथ में जुकाम भी हो रहा है। अब डॉक्टर क्या होता है, 2 दवाइयां हैं, एक बुखार की और दूसरी तरफ है जुकाम की, ठीक है। और मान लीजिए
बाय चांस उसका पहले से ही कोई ना कोई इलाज चल रहा है, मान लो शरीर पे कोई घाव लगा है, चोट लगी है उसकी, तो यहाँ पर एक आदमी है, उसको क्या है, तीन प्रॉब्लम एक साथ नजर आ रही है और वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर क्या करेगा, क्या उसको तीन तीन डोज देगा, ठीक है, तीन तीन डोज का मतलब क्या है कि उसको तीन तीन दवाइयां देगा। अब इससे क्या है, उसके जो शरीर है और उसका जो लीवर वगैरह है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल उस कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए जुखाम और बुखार का भी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बुखार और जुखाम की दवाई थी, उसके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उन कॉमन एलिमेंट को साथ में रख देगा और दूसरी तरफ बुखार और जुखाम के जो बेसिकली एलिमेंट होते हैं उसको एक साथ में रख के बेसिकली जो आदमी है यानी मरीज है उसको दवाई देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, अगर डॉक्टर ऐसा ना करता तो उसको क्या है, बुखार की अलग दवाई देनी पड़ती और जुखाम की अलग। और मान लीजिए बुखार की दवाई के अंदर यहाँ पर तीन कंपोनेंट थे और यहाँ पर जो जुखाम की दवाई के था उसके अंदर दो कंपोनेंट थे। अब ऐसे में उस आदमी को कितने कंपोनेंट खाने पड़ते, कॉम्बिनेशन खाने पड़ते, 5 कॉम्बिनेशन खाने पड़ते, ठीक है। अब वहीं पे डॉक्टर ने क्या किया, जो इसमें सिमिलर कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, उस सिमिलर कॉम्बिनेशन को क्या किया, उसने यूज किया एक ही जगह पर, और जो अलग से एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन की जरूरत है उसको यहाँ पर रख के उसने सिर्फ और सिर्फ मरीज को 3 कॉम्बिनेशन की दवाई बनाकर दे दी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एकदम साधारण लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्बिनेशन का मतलब आखिरकार होता क्या है, जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से कॉम्बिनेशन देते हैं दवाइयों का। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हुआ करते थे जो कि बेसिकली क्या है, थेरेपेटिक जो जस्टिफिकेशन है, यानी उनका कोई भी किसी भी प्रकार से क्या है, एक प्रकार से साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि वो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन फिट बैठते हैं या फिर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने बैन किया है, ठीक है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। अब बार बार क्या हमें देखने को मिलता था कि इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं वो देने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते थे। अब उन नुकसान को क्या है, कम किया जा सकता है, जैसे कि इरेशनल ड्रग जो कॉम्बिनेशन है उसको कम किया जा सकता है। और ये जो अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन अगर आदमी कोई खाता है तो उसको क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो 5-5 दवाई कॉम्बिनेशन वाली दवाई मान लीजिए बार बार खा रहा है। अब इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है कि बेसिकली उसके शरीर के अंदर जितने भी बेसिकली वायरस है, मान लीजिए अगर कोई चीज है तो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है उसके शरीर के अंदर जिसने वो बीमारी फैलाई है, वो देखेगा कि ये बेसिकली दवाई बहुत स्ट्रांग है। फिर उस स्ट्रांग दवाई को देखकर जो फंगी है, बैक्टीरिया है और वायरस है वो क्या करेगा, अपने आप को म्यूटेट कर लेगा नई दवाई के अकॉर्डिंग। तो अगली बार जब आप 5 कॉम्बिनेशन वाली दवाई खाओगे तो भी आपके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका बुखार या जुकाम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो रही है कि इस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देता है, उसको कम करने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने चीजों को यहाँ पर इस तरह से डिटेल में देख लिया। तो चलिए तो वापस लौटते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है वो आखिरकार है क्या। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता ही दिया, हालांकि आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हो कि ये बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके एक प्रकार से दवाई बनाई जाती है, ठीक है। उसका सिंगल डोज बनाया जाता है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में, जो मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एंटी डायबिटिक कॉम्बिनेशन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉम्बिनेशन और यहाँ पर पेन किलर कॉम्बिनेशन, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन, ये बाकी चीजें आपको यहाँ पर इस प्रकार से नजर आ रही है।
अब बात आती है कि ये FDC को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया था। तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं दवाइयाँ ना खानी पड़े, इस वजह से इसको लेकर आया गया था। और दूसरा जो हमारा बेसिकली अच्छा आउटकम निकल सके दवाइयों का, इस वजह से। दूसरी तरफ क्या है, जो पेशेंट है उसकी कॉस्ट कम हो सके, इस वजह से हमने इस प्रकार के मेथड को अपनाया था। और यहाँ पर बेसिकली आप चौथा पॉइंट भी और भी इसके अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हो। वो पॉइंट क्या है कि आपका जो एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, AMR, ठीक है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसको बेसिकली कम किया जा सकता है। इस वजह से भी यहाँ पर इस सिस्टम को लेकर आया गया था, यानी FDC को लेकर आया गया था। अब बात करते हैं इर्रेशनल FDC। इर्रेशनल का मतलब ऐसी FDC जो बेसिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन आप बना के दे देते हो, लेकिन हालांकि में उसका कोई यूज नहीं होता। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन सही से काम करेगा या नहीं करेगा, उसको हम इर्रेशनल FDC बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये 16 जो FDC ड्रग बैंड है वो क्यों किया गया, क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। दूसरा क्या है, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखना जरूरी था। वहीं पर क्या है कि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो लोगों की बॉडी के अंदर डेवलप ना हो, इस वजह से हमने ये कदम उठाया। अब यहाँ पर बार बार मैं यूज कर रहा हूँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप एक दवाई को बार बार खाते हो तो बेसिकली जो हमारे जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं और उससे अपना रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। यानी रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो अपने आप को इस प्रकार से कैपेबल बना लेते हैं कि इस दवाई का अब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप याद कीजिए, आप अपने घर पे क्या है, पहले क्या है, गुड नाइट या जो बेसिकली मॉस्किटो किलर्स आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो यूज करना शुरू करते हैं। शुरुआती समय में आप यहाँ पर देखोगे कि वो जो मच्छर है बहुत ही जल्दी मर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो मच्छर है वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं उस दवाई के अकॉर्डिंग। और फिर बाद में क्या होता है, वो आपका गुड नाइट या फिर किल आउट या जो जो कंपनियां होती हैं उनकी दवाइयां उसके ऊपर काम ही नहीं करती हैं। तो फिर आप क्या करते हो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोयल लाना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप कोयल पे आ जाते हो, ठीक है, कोयल वाले पे। अब मान लीजिए कोयल से भी क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग भी मच्छर ने अपने आप को डेवलप कर लिया, अब वो मरता नहीं है। तो आपने क्या किया, एक लंबी अगरबत्ती टाइप में चीज आती है, आपने वो लाना शुरू कर दिया। अब चूंकि वो अगरबत्ती बेसिकली क्या है, हैजार्डस भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक केमिकल मिला रखा है। तो मच्छर तो मरेंगे ही, लेकिन इंसान के ऊपर भी हेल्थ खराब होती हुई नजर आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक समझाने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया, फंगी और वायरस जो होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, जो भी दवाइयाँ आ रही हैं उनके बिहाफ पर, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर किसी इंसेक्ट ने, बैक्टीरिया, वायरस ने डेवलप कर लिया है तो जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा और जो हेल्थ कॉस्ट है वो हाईयर हो जाएगा और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इंडिया के अंदर AMR की बात करें तो हमें नजर आता है, ये सारी चीजें हमें नजर आती है, ठीक है, कि सेफ मेडिकेशन नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के क्या है दवाइयां खाते हैं, ठीक है। अब आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखिएगा, ठीक है, उनको नोटिस कीजिएगा। बेसिकली क्या होता है, हल्का सा जुकाम आया नहीं कि उन्होंने क्या किया, दवाई खा लिया। एकदम हल्की सी खांसी आई नहीं कि उन्होंने दवाई खा ली। एकदम हल्का सा क्या बोलते हैं बुखार आया नहीं कि क्या बोलते हैं पैरासीटामोल और बाकी चीजें ले ली। अब देखो ये चीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पैरासीटामोल, विक्स या फिर कोई भी ऐसी नॉर्मल दवाइयां खाओगे तो आपको वो जो दवाई है वो इफेक्ट ही नहीं करेगी। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए बिना बेसिकली क्या है दवाइयां खा रहे हैं। और इस तरह से शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, डेवलप करते चले जा रहे हैं।
ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं इस प्रकार से। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया है, वन हेल्थ अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कुछ फ्रेमवर्क देख सकते हो जो कि क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से तैयार किया गया है। अब यहाँ पर डीजीसीआई की स्थापना 1940 में होती है। वो बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का बेसिकली मतलब होता है दवाइयाँ, ठीक है, कुछ और मत समझना। तो बेसिकली क्या है कि जो दवाइयाँ हैं उनको बेसिकली मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, और मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करने का काम करता है, और सेल को रेगुलेट करने का काम ये एजेंसी करती है। ठीक है, इसी के साथ 16 बेसिकली अभी यहाँ पर क्या है 2016 में हमें देखने को मिला था कि ऐसे ही 330 इरेशनल जो बेसिकली एफडीसी ड्रग्स हैं यानी दवाइयां हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत पहले बैन किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर जो टैबलेट है, कप सिरप है, बाकी चीजें शामिल हुआ करती थी। ठीक है, 2018 में भी इसके ऊपर रिव्यू लगाया गया, और अभी तो आप देख ही रहे हो कि 16 कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या है अभी बैन लगाया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, WHO के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी चीजों को। ठीक है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा PDF में। यहाँ पर रिस्क वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली की फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं जो बेसिकली इस प्रकार की चीजों से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, ठीक है, जिसके अंदर सर्विलांस किया जाएगा। फिर इसी के साथ रैशनल एंटीबायोटिक यूज के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। फिर रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ वन हेल्थ वन अप्रोच यहाँ पर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर जो ह्यूमन है, एनिमल है और एनवायरनमेंट है, इन सभी के हेल्थ को क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने जो पूरा आर्टिकल है यहाँ पर डिटेल में इस तरह के हमने देख लिया है। इसी पूरे आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिकल नंबर 4 है। ठीक है, और इसका जो भी आंसर होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 4 और आंसर नंबर डैश। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो। तो यहाँ पर हमने जो पूरा आर्टिकल है डिटेल में यहाँ पर बात कर ली है, डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पर जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली मैगजीन, पूरे साल भर का करंट अफेयर PDF 499 में आपको मिलेगा। आप इस ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर जो 8076586432 जो नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपनी जो मंथली मैगजीन है वो किस तरह से रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर मंथली मैगजीन देख सकते हैं, इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन, जिसके अंदर अभी यहाँ पर जो दिसंबर से लेकर यानी दिसंबर 2000 बेसिकली 25 से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा जो बेसिकली कंटेंट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैगजीन है वो क्या है अपडेटेड भी आपको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक मैगजीन है वो आपको मिल गई तो बस वही काम हो गया। आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मैगजीन मिलेगी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सारी मैगजीन आपको क्या है अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये 499 के ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए सिंपल सा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।